की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत है, जिससे वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों का भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण होता है। वाहन उत्सर्जन चिंता का प्रमुख कारण है, क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अधिकतम प्रभाव डालता है। मोटर वाहनों की संख्या 1951 के 3 लाख से बढ़कर 2003 में 67 करोड़ हो गई है। 2003 में व्यक्तिगत परिवहन वाहन केवल 2 पहिए वाहन और कार संख्या कुल पंजीकृत वाहनों का 80% थी। इस तरह से कुल वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखित योगदान करते हैं। भारत में बच्चों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ है। भारत में वायु तथा जल प्रदूषण की 2 प्रमुख पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। इसके बाद राज्य स्तर पर सभी पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए राज्यों ने अपने अपने बोर्ड बनाए। ये बोर्ड जल, वायु और भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन और वितरण करते हैं। ये कचरे व्यापार, निकास और उत्सर्जन के मानक निर्धारित करते हैं। ये बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए कार्य करते हैं। इनका कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार भी है। ये देश की वायु प्रदूषण के नियंत्रण द्वारा भी सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये बोर्ड जल और वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की जांच व अनुसंधान को करने के लिए जांच व अनुसंधान को प्रायोजित करते हैं। इसके लिए वे जन संचार के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम भी संगठित करते हैं। पीसीबी कचरे व वाणिज्य अवशिष्टों के निपटान और उपचार से संबंधित नियमावली, संहिता और मार्गदर्शन सूची का तैयार करते हैं। यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य होता है बच्चों कि किस प्रकार से प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, उसके लिए उचित सलाह देना, समय समय पर किस प्रकार सरकार तकनीकी रूप से इनको बढ़ावा दे सकती है, इसका निर्धारण करती है। उद्योगों में विनियमन द्वारा ये वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। वास्तव में अपने जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से राज्य बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक उद्योगों का समय समय पर निरीक्षण, निकास और गैसीय उत्सर्जन व के हेतु उपलब्ध उपायों का पर्याप्त विश्लेषण करने के लिए करता है। ये उद्योग स्थान निर्धारण व नगर नियोजन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तथा वायु गुणवत्ता के भी प्रदान करता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी के आंकड़ों का संकलन करता है, संपादन करता है और वितरण करता है। ये 125 नदियाँ और उपनदियाँ भी शामिल है, जिसमें कुएं, झील, खाड़ी, तालाब, टैंक, नाले और नहरों के में जल गुणवत्ता को ध्यान में रखते हैं। निकट के कारखाने सिंचाई विभाग में जाइए और जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए उपायों का विवरण इकट्ठा करते हैं। यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य होता है बच्चों कि किस प्रकार से प्रदूषण को कम से कम किया जाए। ये राज्य सरकारों के अधीन भी आता है और राज्य सरकार ये देखती है कि किस प्रकार से इसको रोका जाए। भारत विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है, लेकिन इसके कारण से अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम जैसे अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का जोखिम जुड़े हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने उद्योगों को 17 श्रेणियों की पहचान बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की गई है। यानी केंद्र सरकार ने जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया, उसने ऐसे 17 उद्योगों की पहचान की है बच्चों, जो आवश्यकता से ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। उपयुक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक कि हम सोच समझकर धारणीय विकास के रास्ते को नहीं चुनेंगे। भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि के लिए किया गया विकास ही चिरस्थायी होता है। बिना भावी पीढ़ी की चिंता किए अपने वर्तमान जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किए गए विकास कार्य संसाधनों तथा पर्यावरण का अपक्षय इस गति से करेंगे
जिससे पर्यावरण संबंधी तथा आर्थिक संकट दोनों पैदा हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है बच्चों कि केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड ने जिन उद्योगों को बताया उन पर थोड़ा सावधानी बरते सरकार। और अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम सही प्रदूषण नहीं देंगे, जिसके लिए वो हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं बच्चों धारणीय विकास। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के लिए आवश्यक भी है बच्चों, क्योंकि हमारी कोई भी अर्थव्यवस्था बिना पर्यावरण के संभव ही नहीं है। अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन की धारणा करता है। यानी हम आवश्यकता से ज़्यादा प्रदूषण कर देंगे बच्चों तो हम जीने लायक ही नहीं रहेंगे। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी हमको नहीं मिलेगा तो हम किस चीज़ का विकास करेंगे? ये एक सोचने वाला बिंदु है। अतः आवश्यकता है ऐसे विकास की जो कि भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने बल दिया, जिसमें हमें इस प्रकार परिभाषित किया, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे। इस परिभाषा को दोबारा पढ़ें और देखें कि एक छोटी सी परिभाषा में कितनी चीज़ें कही हैं कि वर्तमान पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है और भावी यानी भविष्य में जो पीढ़ी आएगी उसकी पूर्ति क्षमता पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी हम भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आवश्यकता और भावी पीढ़ी ये दो महत्वपूर्ण अवधारणा हैं। परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। सम्मेलन में रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर जिसे उपयुक्त परिभाषा दी है, धारणीय विकास की व्याख्या सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की गई है। यानी हम हमारी आवश्यकता इस तरीके से करें कि वर्तमान में बिना भविष्य की ज़्यादा क्षति किए हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी भी सही रहे। सभी को आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधनों के पुनः वितरण की आवश्यकता होगी। इसलिए यह एक नैतिक प्रश्न है। एडवर्ड बारियर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है, जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में परिणात्मक रूप से मापा जा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करता है, जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यून हो। इस अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करें। तो देखा बच्चों कि हम इस तरीके से धारणीय विकास को करें जो हमारी जीविका निर्वाह तो प्रदान करे, साथ ही साथ ये भी करें कि हम अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को न्यूनतम करें, हमारी आवश्यकताओं में कमी करें, ताकि हम भावी पीढ़ी को भी वो दे सकें जो हमें उपलब्ध हुआ है। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि हम विकास तो कर लेंगे लेकिन हम हमारी मूलभूत सांस्कृतिक धरोहर से वंचित हो जाएंगे। नदियाँ, पहाड़, झरने ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे जो कि हमारे लिए आवश्यक है। अतः रोजगार हो या भोजन हो, ऊर्जा, जल, आवास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, लेकिन इनमें किस प्रकार और वृद्धि की जाए ये भी सोचना होगा। तभी हमारा सही आर्थिक विकास होगा बच्चों। यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जब हमारे आवास की तरफ देखेंगे तभी सही मायनों में विकास होगा।
आज हम इतना करेंगे बच्चों, अगली कक्षा।